Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will discuss Fisher effect. छोटा सा टॉपिक है, so let's get started. Firstly, what is Fisher effect? Fisher effect क्या होता है और ये किसने दिया है? नाम से आपको पता चल रहा है. It is an economic theory that was created by Irving Fisher. Irving Fisher ने ये थ्योरी दी है जिसका नाम है फिशर इफेक्ट. ठीक है, अब ये फिशर इफेक्ट कहना क्या चाहता है, किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, वो हम बात करेंगे. सो इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड बोथ रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स. इनके बीच में ये रिलेशनशिप दिखाता है. अब आपको इससे पहले पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है. वो आई थिंक सबको पता होगा. जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कि जब प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन हो गया. एंड इट इज नॉट लाइक कि एक ही गुड का प्राइस बढ़ा है, मतलब एवरेज प्राइस पूरी इकोनॉमी में कंसीडरिंग ऑल द गुड्स जब प्राइस बढ़ जाता है तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन. तो इसके बीच में एंड रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स के बीच में ये रिलेशनशिप दिखाता है. रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आपने नाम से सुना होगा ये, कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है जो कि करंट रेट को कंसीडर करता है, एंड रियल हमारा बताता है बेस ईयर को लेके या परचेजिंग पावर को डिपिक्ट करता है. तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फिशर इफेक्ट के ने उसके बारे में बताया है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इन्होंने इक्वेशन क्या दी है, तो इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फिशर इफेक्ट. अब इन फिशर इरविंग फिशर ने एक इक्वेशन दी है जो जिसे हम बोलते हैं फिशर इफेक्ट. तो वो इक्वेशन क्या होती है, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट. सो दिस इज द मेजर और द मेन equation that shows the relationship between real interest rate, nominal interest rate and expected inflation. So on the basis of this equation you can find whether real interest rate will increase, decrease when inflation rate uh, increases or decreases. And how you can say when there is a rise in inflation. So what about the real interest rate, how will you calculate keeping nominal interest rate same? So you can say that when inflation rate increases then real interest rate will fall because the coefficient of inflation is negative. So as inflation increases the quantity or the real interest rate will fall and vice versa. Similarly, if we talk about the relationship between nominal and real, so you can say when nominal interest rate increases then real interest rate will also increase because the sign or coefficient of nominal interest rate is positive. So there is a direct or positive relationship between real and nominal interest rate. ठीक है, और इसी इक्वेशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो मैं ये भी लिख सकती हूँ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले जाती हूँ और इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो क्या होगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रियल इंटरेस्ट रेट. कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो इन्फ्लेशन हमारा किसका डिफरेंस होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा दिखाता है इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है. ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करके हम कुछ भी पता लगा सकते हैं कि अगर कई बार होता है क्वेश्चन में दिया होता है नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट इतना है, इन्फ्लेशन निकालो, तो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट दैट. सो दिस इक्वेशन शोज दैट व्हेन रियल इंटरेस्ट रेट अगर पॉजिटिव है, अगर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है लेंडर बीट्स द इन्फ्लेशन रेट एंड वाइस वर्सा. अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपने कोई भी पैसा लोन पे दिया, ठीक है, और आपने कहा कि आई विल चार्ज 10% इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना 10%, ये नॉमिनल होता है हमारा, जो कि हमें बताया जाता है कि 10% इंटरेस्ट रेट जो सेट हुआ है हमारा.
अब उसके बाद मान लो एक इकोनॉमी में उसी साल जब हमने ये पैसा दिया, मान लो 1 ईयर के लिए दिया, और हमने कहा वी विल टेक 10% एट एज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो और मान लो उसी साल में इन्फ्लेशन, प्राइसेस बढ़ गए कमोडिटीज के, और इन्फ्लेशन हमने देखा कि वो 8% है, ठीक है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट कितना हुआ, 10 इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, यानी कि 2% इज द रियल इंटरेस्ट रेट, की मतलब मैंने इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर गया। अगर मैं वही पैसे 10% की जगह अगर मैं 5% पे देती और इन्फ्लेशन मेरा 8% रहता, तो मैं तो कहती ना मेरे को कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना तो मेरी मनी मैंने पैसे दे के उतना मेरे को रिटर्न नहीं मिला जितना इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है, तो उसका मतलब है कि लेंडर ने इन्फ्लेशन रेट को बीट कर दिया, और अगर नहीं किया तो वो खुद ही लॉस में है, कि इससे बढ़िया तो वो पैसा ना ही देता, क्योंकि उसको जो रिटर्न मिला उससे उसने इन्फ्लेशन भी कवर नहीं किया। अगर मैंने आपको 100 रुपीज दिए हैं और आई एम सेइंग कि आई विल चार्ज 10%, तो इन द एंड यू विल पे 110, ठीक है। बट इसी साल जब मैंने 100 दिया, एक साल में इन्फ्लेशन रेट 8% हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू आज के टाइम में 108 रुपए है। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि चलो इंटरेस्ट की वजह से ये 100 की वैल्यू आज 108 है, लेकिन मेरे को तो 1110 यानी कि 2 का तो फायदा हुआ ना, कि अगर मैं इस 100 को अपने पास रखती तो आज के टाइम में इसकी वैल्यू 108 होती, बट क्योंकि मैंने लैंड किया था तो मेरे को 100 की जगह 1110 मिला, तो मैं ये कह सकती हूँ इससे मेरा 2 रुपीज का बेनिफिट हुआ है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये 100 रुपीज देती और मैं कहती कि मैंने ये आपको दिया है 5% पे, तो मतलब आप एक साल बाद मेरे को इसको देते 105 रुपीज, ठीक है। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, इस साल में इन्फ्लेशन जो है यानी कि प्राइजेस 8% से बढ़े हैं, यानी कि 108 की वैल्यू हो चुकी है, तो अगर मेरे को आप 105 देते तो ये तो मेरा लॉस है ना। अगर मैं अपने पास रखती इसकी वैल्यू आज के टाइम में 108 होती, और यहाँ पे मेरे को 105 ही मिल रहा है, तो दिस इज द थिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट हमारा एक्चुअल दिखाता है कि हमारी कितनी परचेजिंग पावर है, बल्कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बस बताता है कि आज के टाइम में उस चीज की क्या वैल्यू है, ठीक है, इन नॉमिनल टर्म्स, इन मनी टर्म्स, ओके। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फिशर इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन यू गो टू द बैंक। जब आप बैंक के पास जाते हो तो आपको फिशर इफेक्ट दिखता है। वो कैसे? द इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द सेविंग अकाउंट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। हम जाते हैं ना कि सेविंग पे कितना इंटरेस्ट रेट है, फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट रेट है, आरडी पे कितना इंटरेस्ट रेट है, रिकरिंग डिपॉजिट्स पे, तो वो वाले जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सारे होते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जो बैंक पे करेगी चाहे इन्फ्लेशन कितना ही हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बैंक कहती है वी विल पे यू दिस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेट दैट अवेल्स इन आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बैंक पे एन इंटरेस्ट रेट अगर वो आपको 5% देती है आपके सेविंग्स पे, उसका मतलब है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 5% है। और मान लो उसी साल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर मेरा 3% है, देन द रियल इंटरेस्ट रेट मेरा हो जाएगा 2%। ये कैसे निकाला? वही फॉर्मूला यूज करके, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट, 5% माइनस 3% इज इक्वल टू 2%। तो समझ गए, जब भी हम बैंक्स में जाते हैं जो भी वो इंटरेस्ट रेट बताते हैं तो वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। वो कहते हैं हम आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, नॉमिनल आई होता है। वो ये नहीं कहते कि इन्फ्लेशन इतना होगा उतना होगा, वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि बैंक्स कहेंगे हम तो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, इन्फ्लेशन चाहे कितना ही हो वो आप देखो, हमें नहीं देखना वो चीज, ठीक है, कि वो उसको बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है या क्या नहीं, ठीक है। तो द स्मॉलर द इंटरेस्ट रेट, जितना रियल इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मतलब इट लॉन्गर इट विल टेक द सेविंग डिपॉजिट टू ग्रो सब्सटेंशियली,
when observed from the purchasing power perspective. अब कोई भी पर्सन है जब वो डिपॉजिट करता है तो ऑफ कोर्स वो परचेजिंग पावर को कंसीडर करता है कि मैं अगले साल कितने गुड्स इससे खरीद सकता हूँ। ये थोड़ी है कि मेरे पास आज के टाइम में 100 है, मैं यूं तो चाहूंगी कि इस 100 की वैल्यू 1000 हो जाए, मतलब, लेकिन मैं ये तो नहीं चाहूंगी ना कि आज के टाइम में अगर मैं 100 से 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स खरीद सकती हूँ तो आगे वाले टाइम में मैं 1000 से 9 ही गुड्स खरीद पाऊँ। ऐसा तो नहीं चाहूंगी मैं चाहती हूँ कि मेरी परचेजिंग पावर कि 10 गुड की जगह मैं मोर देन 10 गुड्स खरीद सकूं, इतना प्राइस होना चाहिए। समझे? तो वो जब होता है जब रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो हमारा। रियल इंटरेस्ट रेट ये दिखाता है कि हमारा डिपॉजिट कितना बढ़ रहा है अगर हम परचेजिंग पावर को कंसीडर करें। समझ गए? तो बैंक वाले हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन हमें इन्फ्लेशन भी देखना चाहिए कि उस साल पे इन्फ्लेशन कितना है। अगर इन्फ्लेशन आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के इक्वल है तो हमारी परचेजिंग पावर तो अगले साल भी उतनी ही रहेगी। इसलिए आज के टाइम में लोग ज्यादातर एफडी आरडी इसलिए नहीं कराते बिकॉज उनका बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल और जो इन्फ्लेशन होता है उसके बीच में बहुत कम परसेंटेज का गैप होता है, तो उनकी जो रियल इंटरेस्ट रेट जो हमारा आता है आफ्टर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड्स में लगा दें, हम एसआईपी कर दें एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। Now, in Fisher effect, the nominal interest rate provided actual interest rate that reflect the monetary growth. ये दिखाता है हमारी monetary growth की मनी आपकी 100 से 110 हो जाएगी, ये बस मनी की वैल्यू दिखाता है, padded over time to a particular amount of money or to a financial lender. Or real interest rate is the amount that shows the purchasing power of the borrowed money at it as it grows over time. तो डिफरेंस पता चल गया। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सिर्फ हमें मनी वैल्यू दिखाएगा कि आपको आज अगर 100 डिपॉजिट करते हो तो वी विल पे यू 10%, तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में 110 रुपीज मिल जाएगा फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन रियल इंटरेस्ट रेट दिखाता है कि इस 110 में आप कितने गुड्स खरीद सकते हो, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी या नहीं होगी। आई थिंक आई एम क्लियर इन दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट रेदर देन नॉमिनल। अब आगे चलते हैं। What is the relationship between money supply and Fisher effect? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है? तो द फिशर इफेक्ट, अगर मैं बात करूं, द फिशर इफेक्ट शोज how the money supply affect the nominal interest rate and inflation in tandem. For example, if a change in central bank monetary policy, central bank की monetary policy में कुछ change आया जिसकी वजह से would push the country's inflation rate अगर 8% से बढ़ता है तो nominal interest rate भी follow करेगा और वो भी 8% से बढ़ जाएगा। यानी कि मनी सप्लाई और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बट ये चीज नोट करने वाली है, शुड बी नोटेड दैट चेंज इन मनी सप्लाई विल नॉट अफेक्ट द रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट को मनी सप्लाई कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का रिजल्ट होता है रियल इंटरेस्ट रेट। और इंक्रीज इन मनी सप्लाई है, यहाँ पे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो हमें पता होता है इन्फ्लेशन होगा, उसे ही इन्फ्लेशन को कंसीडर करके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सेट किया जाता है। तो मतलब वो एक इसी का ही पार्ट है और वो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब बैंक्स अगर हमें 10% का किसी भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देते हैं तो वो जब देते हैं जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है और उन्हें पता है कि इन्फ्लेशन भी अराउंड 7-8% रहेगा।
तो उनका जो रियल होता है वो उन्हें पता होता है कि हमारा 2-3% ही जा रहा है। समझ गए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उतना ही बढ़ेगा, लेकिन रियल पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके यस दैट्स इट। छोटी सी वीडियो थी, यही कॉन्सेप्ट था, बस आपको फिशर इफेक्ट पता होना चाहिए, इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। हमें रिलेशनशिप तो पता होता है कई बार, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में ये इन्फ्लेशन सॉरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट रियल में और इन्फ्लेशन में ये रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसका नाम नहीं पता होता, इसका नाम होता है फिशर इफेक्ट। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, छोटी सी है। तो आई होप you like this video and have a great day. Bye bye.